सुमन अपने पिता के कमरे में गई तो अपने भैया भाभी को अपने पिता के साथ मारपीट करते देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा और बहू राम किशन जी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। भैया भाभी की हद पार होते देख सुमन से बर्दाश्त ना हुआ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई बाबूजी पर हाथ उठाने की? कहते हुए सुमन ने बाबूजी की बैत उठाकर भैया और भाभी में बजानी चालू कर दी। बहन का ऐसा भयंकर रूप देखकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए। तुम लोगों ने इतनी हिम्मत कैसे की बाबूजी पर हाथ उठाने की? अभी कुछ दिन पहले रामकिशन जी की पत्नी सविता जी का स्वर्गवास हो गया था। पत्नी के जाने के बाद रामकिशन जी बिल्कुल टूट कर बिखर गए। बेटे और बहू का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक ही बेटा था और एक बेटी जिसके पास में ही ससुराल थी। बेटी अपने पिता से मिलने के लिए आती रहती थी, लेकिन उसकी भाभी माही को उसका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि भैया भाभी द्वारा किए गए पिता पर अत्याचारों का विरोध करती थी। उसने पिता को अपने साथ चलने के लिए भी कहा था, लेकिन रामकिशन जी ने बेटी के घर रहने से इनकार कर दिया। बहू, यह मेरे कुछ कपड़े हैं, 3 दिन से इन्हें ही पहन रहा हूँ, इनको धो देना जरा। बुजुर्ग रामकिशन जी बहू से डरते डरते हुए बोले। माही तमक कर बोली, देखिए बाबूजी, आपके कपड़ों से पसीनों की बहुत बुरी बदबू आ रही है, इसलिए अपने कपड़े अपने आप धोना, मुझसे नहीं धुलेंगे। माही नाक भौं सकेड़ते हुए बोली। बहू, मेरे हाथों में इतनी जान कहाँ कि मैं कपड़े धो सकूं? रामकिशन जी बड़े ही आराम से बोले। जान क्यों नहीं है आपके हाथों में? खाने के लिए तो आपका सारे दिन मुंह चलता रहता है और बोलते हो शरीर में जान नहीं है। माही अपने ससुर से चिल्लाकर बोली। बहू की बात सुनकर रामकिशन जी की आंखों से आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में धोने के लिए चले गए। जैसे तैसे उन्होंने अपने कपड़े धोकर सुखा दिए। शाम को जब बेटा घर आया तो रामकिशन जी बोले, देख ले बेटा, अब मेरे कैसे दिन आ गए हैं तेरी माँ के मरने के बाद, अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ रहे हैं मुझे। बाबूजी बेटे गौरव की तरफ देखते हुए बोले, बाबूजी आपको कुछ काम है या नहीं? सुबह जाता हूँ जब कुछ ना कुछ बात लेकर बैठ जाते हो। अब आया हूँ, अब भी आपका यही ड्रामा है। मुझे ऑफिस की इतनी टेंशन रहती है, कम से कम मुझे घर की टेंशन मत दिया करो। और अपने ही तो कपड़े धोए हैं आपने, किसी और के तो नहीं। आपको पता है माही शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उससे इतना काम नहीं होता, इसलिए अपने काम खुद कर लिया करो। गौरव झुंझलाते हुए बोला। बेटे की बात सुनकर रामकिशन जी उसके चेहरे को देखते रह गए। जब उनकी धर्म पत्नी सविता जी जिंदा थी, उस समय भी बेटे और बहू का व्यवहार ऐसा ही था। घर के सारे काम उनकी पत्नी सविता जी ही करती थी। पत्नी के सामने रामकिशन जी कभी भी किसी चीज के लिए परेशान नहीं हुए। वो उनका हर काम अच्छे से संभालती थी। लेकिन एक रात सविता जी ऐसी सोई कि सुबह को उठ ना पाई। वह रामकिशन जी को रोते बिलखते अकेले छोड़ गई। बेटी भी कुछ दिन पिता के पास रहकर अपने ससुराल चली गई। देखिए, मैं कह देती हूँ आपसे, यह तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा जासूसी करती है और बाबूजी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है। अभी सब कुछ तुम्हारे बाबूजी के नाम है। तुम्हारी बहन उनके मरने से पहले सब कुछ अपने नाम करवा लेगी, इसलिए जल्द से जल्द बाबूजी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। अगर सब कुछ सुमन को दे दिया तो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे हम लोग। सही बोल रही हो माही, तुम बाबूजी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, कहकर गौरव ऑफिस के लिए निकल गया। बहू, नाश्ता बन गया हो तो दे दे जरा, मुझे दवा भी लेनी है। बाबूजी 2 मिनट सब्र नहीं रख सकते क्या? अभी अभी तो तुम्हारे बेटे को भेजा है, थोड़ा समय लगेगा, जाओ जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। माही रामकिशन जी की तरफ घूरते हुए बोली। अगले दिन उनकी पत्नी का महीना था। उनको मरे हुए पूरा 1 महीना हो गया था। बेटे की भी संडे की छुट्टी थी। रामकिशन जी की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रही थी। उनकी दवा खत्म हो चुकी थी। वह बार बार बेटे से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन गौरव ने उनकी बात को एक बार भी नहीं सुना। उधर सुमन भी आज अपने माँ के महीने पर आने वाली थी। रामकिशन जी अपने कमरे से बार बार बेटे और बहू को आवाज़ लगा रहे थे। पता नहीं क्या बाबूजी ने तो बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया है। एक संडे मिलता है, उसमें भी चैन से नहीं जीने देते मुझे। कहते हुए दोनों बेटा बहू उनके कमरे में चले गए। कौन सी आफत आ गई बाबूजी, जो इतनी देर से चिल्लाए जा रहे हो? बेटा, एक बस मेरी खांसी की दवाई ला दे, स्टोर से ख़त्म हो गई है।
बाबूजी, आपको खर्चा बढ़ाने के सिवा कुछ काम है कि नहीं? हल्की फुल्की खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। आज बेटे की बातों पर राम किशन जी को गुस्सा आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं तुम लोगों को बहुत बोझ लगने लगा हूँ ना, तो मैं अपने इस घर को और सारी प्रॉपर्टी को किसी अनाथालय में दान कर दे दूंगा। बाबूजी की बात सुनकर बेटे और बहू का मुंह फटा का फटा रह गया। ऐसे कैसे दान में दे दोगे आप सारी प्रॉपर्टी जब तक मैं जिंदा हूँ? बेटे और बहू ने उनके अलमारी से प्रॉपर्टी के कागज निकालकर जबरदस्ती साइन करवाने लगे। राम किशन जी ने साइन करने से साफ इनकार कर दिया। गौरव और उसकी पत्नी ने बाबूजी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। तभी सुमन भी माँ के महीने पर मायके पहुँच गई। पिता के कमरे से आती हुई आवाज़ सुनकर कमरे में गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके भैया और भाभी बाबूजी के साथ मारपीट कर रहे थे। अपने पिता की ऐसी हालत देख सुमन से बर्दाश्त ना हुआ और उसने कमरे में रखी बाबूजी की बैत उठा भैया और भाभी की धुनाई कर दी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बाबूजी के साथ ऐसी हरकत करने की? आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कहते हुए सुमन ने पुलिस को फ़ोन मिला दिया। पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और बेटे और बहू को अपनी हिरासत में ले लिया। बेटे और बहू ने पिता से कई बार माफ़ी मांगी, खूब नाक रगड़ी, हाथ भी जोड़े, लेकिन उन्होंने बेटे और बहू की एक न सुनी और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। बेटी सुमन ने पिता को अस्पताल में ले जाकर उनकी दवा गोली कराई। राम किशन जी ने अपनी प्रॉपर्टी बेटी को देनी चाहिए, लेकिन सुमन ने कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया। अपने मरने से पहले राम किशन जी ने अपना सब कुछ एक अनाथालय में दान कर दिया। दोस्तों, बेटे और बहू के साथ सही हुआ या गलत, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।